lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। बैरियर्स क्या होते हैं? रुकावट। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब हम विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं तो वो तो हमारी डोमेस्टिक ट्रेड होगी, इंटरनल। लेकिन जब आउटसाइड द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज करते हैं, जिसको हम फॉरेन की इंटरनेशनल बिजनेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें जो रुकावटें आती हैं, जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, वो होते हैं बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। मीनिंग समझ आया? सो बैरियर्स क्यों लगाए जाते हैं? अब खुद समझो, कोई भी कंट्री है वो चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो, इंक्रीज हो, और हमारे इंपोर्ट्स कम हो। यही हम चाहते हैं ताकि हमारा बीओपी फेवर में रहे, है ना। हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हर कंट्री एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है और इंपोर्ट्स को कम करना चाहती है, जिसके कारण वो क्या लगाती है? वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स लगाती है इंटरनेशनल ट्रेड में, ताकि इंपोर्ट कम से कम हो। और कुछ एक्सपोर्ट पे भी बैरियर्स लगते हैं। कौन से? अब फॉर एग्जांपल लगाओ कि कुछ चीजों की यहाँ कमी है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, कोई भी चीजें हैं जिनकी यही कमी है, और उसको हम बाहर जाके बेच रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना। गवर्नमेंट ये तो कहेगी पहले अपनी कंट्री की तो डिमांड पूरी कर लो, है ना। तो उन चीजों पे, एक्सपोर्ट पे भी क्या लगता है? बैरियर लगता है। यहाँ तक समझ आया? इजी। चलो ठीक है। देखो, ये हो सकता है आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे ना, इसको जूम करके देखना, ये आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, आपका एग्जाम आने वाला है तो जल्दी से कवर हो जाए, इसीलिए मैं इसको पहले राइट डाउन कर लेती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स क्या होते हैं? देखो, बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्टिव फेस बाय कॉर्पोरेट ट्रेडर्स। जो बिजनेसमैन, जो कॉर्पोरेट ट्रेडर्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो बैरियर्स जो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो क्या होते हैं? हमारे बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, along with some linguistic and cultural barriers। कि linguistic और cultural barriers तो है ही है, इनके अलावा कुछ barriers हैं, वो सारे किसमें आ जाएंगे? barriers in international trade। और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। किसमें डिवाइड किया हमने? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। सो टैरिफ, टैरिफ के नाम से याद रखना, टैक्स, रिलेटेड टू टैक्स बैरियर्स, और नॉन टैरिफ, नॉन टैक्स, ठीक है। तो जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो टैरिफ बैरियर्स क्या है? जो टैक्स बैरियर्स होते हैं जिससे प्राइसेस पे इफेक्ट होगा, ठीक है, वो बैरियर्स क्या होते हैं? हमारे टैरिफ बैरियर्स। और नॉन टैरिफ बैरियर्स टैक्स के अलावा जो रुकावटें होती है। अब टैक्स के अलावा क्या हो सकता है? हो सकता है कोई स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट हो, लेबलिंग रिक्वायरमेंट हो, हम कोटा डिसाइड कर दे। कोटा मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप इस चीज का इतना ही अमाउंट एक साल में जो है इंपोर्ट कर सकते हो, तो हमने क्या बना दिया? उसका कोटा डिसाइड कर दिया, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रख दिए कि इसी स्टैंडर्ड की चीज आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो सब किसमें आएंगे? हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर का डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट रिसीव्स रिवेन्यू थ्रू टैरिफ बैरियर्स। इजी है ये तो। जब टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट को क्या रिसीव होगा? रिवेन्यू। गवर्नमेंट की तो इनकम होगी, टैक्स लगेगा। लेकिन क्या नॉन टैरिफ बैरियर से गवर्नमेंट को कोई इनकम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। सो नो रिवेन्यू रिसीव्ड बट ओनली प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सिर्फ ये किसके लिए लगाए जाते हैं? अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपने डोमेस्टिक जो है इन कंपनी वाले बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कस्टम्स अथॉरिटी वैल्यूएशन प्रोसीजर करते हैं इसमें, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट हुआ, जितने भी आपने एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट किया, ठीक है, उसके आप वैल्यू निकालते हो, उसके बिहाफ पे आप चेक करते हो कि कौन सा टैक्स बनता है, और फिर आप उस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगाओगे। तो कस्टम अथॉरिटीज चेक करते हैं कि आप सही से अपनी ड्यूटीज मतलब टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं पे कर रहे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, नो सच प्रॉब्लम, क्योंकि हमने डायरेक्ट बता दिया कि आप अगर आप लेके आ रहे हो चीज, इंपोर्ट कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड क्यों नहीं चाहिए, बात खत्म। कोई भी हमें वैल्यूएशन करने की या फिर क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इजी। थर्ड पॉइंट पे आओ। सिंस इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जब लीव होती है, मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को कर्व कर दिया जाता है। ये किसलिए लगाई जाती है? कि मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कम हो, है ना, उसके लिए हो गया। और इससे क्या होता है? देखो, अब नॉन टैरिफ बैरियर से क्या होगा? जो लोग उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर पा रहे हैं, वो सारे तो नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 3 पर्सन उस चीज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ABC, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, इसके पास रिसोर्सेज भी थे, इसने स्टैंडर्ड को क्वालिफाइड कर लिया, इसने नहीं किया, तो ये तो कंपटीशन से आउट हो गए कि नहीं हो गए। तो इससे क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं लो आउटपुट से। कम सामान मंगवा रहे हैं कोटा की वजह से, जिससे उसकी डिमांड तो है मार्केट में, तो हम ज्यादा प्राइसेस जो है चार्ज कर सकते हैं। जिस चीज की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस अपने आप हाई हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं लो आउटपुट की वजह से। इजी।
नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, यहाँ पे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं अंडर द टर्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ पढ़ा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, उसमें जो टर्म्स वगैरह होते हैं वो कौन डिफाइन करता है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली ये बनाया जाता है, टैरिफ बैरियर के रेट्स वगैरह उसको ध्यान में रख के ही डिसाइड होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। जबकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये अकॉर्डिंग टू कंट्री होते हैं, है ना। सो डिस्कस एट ऑफिशियल लेवल्स ओनली। इजी। चलो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंपोर्टर्स एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे इंपोर्टर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, समझ रहे हो कि इंपोर्टर जब इंपोर्ट कर रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका प्रॉफिट कम हो रहा है ना। तो वो चीज क्या है, इंपोर्टर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। और यहाँ पे क्या है, इंपोर्टर्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वही चीज आ गई ना कि कंपटीशन उसने आउट कर दिया। सेकेंडली लो आउटपुट है, डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी वो हाई चार्ज कर रहे हैं। तो इंपोर्टर्स इससे, जो बंदा एबल है इसको कंप्लीट करने में और फिर भी इंपोर्ट करने में, तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता है और मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इजी। सो इंपोर्टर्स मेक मोर प्रॉफिट एंड एक्सप्लॉइट द मार्केट। ये समझ आया। 6 पॉइंट पे आ जाओ, फोकस फेवर्स एफिशिएंसी ऑफ फर्म। ठीक है, ये क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ फर्म्स पे फेवर करता है कि जो अच्छे से काम कर रही हैं सिर्फ उनके साथ ही ये सही रहेगा। ठीक है, मतलब उन पे टैक्स कम लगते हैं जो अपने एक लिमिट में इंपोर्ट्स कर रहे हैं, है ना, टैक्स को अकॉर्डिंग। और ये क्या है, डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट न्यू कमर्स, जो नए लोग आ रहे हैं उसके अगेंस्ट एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी है उनको तो पता है क्या चल रहा है। इजी। तो वो चीज एग्जाम्पल, अब जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में एक वर्ड जरूरी है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है इससे। तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट पे ज्यादातर जो है टैक्सेस नहीं लगते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, कि एक्सपोर्ट पे अगर टैक्स लगना शुरू होगा तो एक्सपोर्टर्स जो है कम करेंगे काम। लेकिन हम चाहते हैं, हर कंट्री चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो कैसे पॉसिबल है कि हम एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाएं। लेकिन फिर भी जो चीजें यहाँ पे कम है, जो रिसोर्सेज यहाँ पे कम है, उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ चीजें आती है इसमें, ठीक है, तो उस पर आपकी क्या लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है ना। इंपोर्ट ड्यूटी तो इजी है कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन करके उस पर टैक्स लगेगा। स्पेसिफिक ड्यूटी, जो स्पेसिफिक किसी चीज, क्वांटिटी, वेट किसी चीज पे लगता है स्पेसिफिकली, वो स्पेसिफिक ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी, एड वैलोरम नाम से ले रहे हो वैल्यू, जब किसी चीज की वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा कि इतने लाख की चीज आई है तो इतना % आपका टैक्स लगता है, वैल्यू। ठीक है, एड वैलोरम। कंपाउंड या कंबाइंड ड्यूटी, इनमें से कोई दो ड्यूटीज इकट्ठी हो गई, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों ही इकट्ठे होकर टैक्स लग गया, तो वो किस में आते हैं, कंपाउंड या कंबाइंड ड्यूटी में। प्रोटेक्टिव कौन सी होती है, प्रोटेक्टिव होती है हमारी जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग क्या होता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स, मतलब आपको डंपिंग का मीनिंग पता है कि जब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई चीज मैं 10 रुपए की बेच रही हूँ, लेकिन बाहर जाके लगा लो मैं यूएस से जाके वही चीज 8 रुपए के हिसाब से बेच रही हूँ मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो इसको मैं कहती हूँ डंपिंग। समझ आया। इसके बाद वही टॉपिक करने वाले हैं डंपिंग का। तो जब हम फॉरेन में जाके सस्ते रेट में सामान बेचते हैं वहां के कॉम्पिटिटर्स को आउट करने के लिए और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डंपिंग। तो डंपिंग ना हो उसकी वजह से एक स्पेशल ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है कि हमारी कंट्री में अगर वो आके 8 रुपए का मैं सामान बेच रही हूँ और यूएसए ने कोई प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दी 3 रुपए की, तो मेरा सामान कितने का हो गया, 11 रुपए का। चलो भैया अभी महंगा हो गया, समझा। तो इस टाइप से क्या लगती है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। और एक होती है काउंटर वेलिंग, इसको एंटी सब्सिडी भी कहते हैं, इसके साथ लिख लेना, सब्सिडी, एंटी सब्सिडी। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अब फॉर एग्जांपल इंडिया की गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी कि ठीक है वहां तेरा 13 का 11 का हो गया, तो एक काम कर तुझे 2 रुपए हम दे दें, तो मेरी जो है कॉस्ट कितनी की पड़ी, 8 की। मैं उसको जाके अब चाहे ज्यादा का बेचूं चाहे कम का, प्रॉफिट मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट जानबूझ के सब्सिडी देती है कि आप फॉरेन में जाके सस्ती चीज बेचो, है ना। फॉरेन में जाके सस्ती चीज बेचेंगे तो वहां का जो कॉम्पिटिटर है, लोकल कॉम्पिटिटर, डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर, वो आउट हो जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए वहां की गवर्नमेंट, फॉरेन की गवर्नमेंट क्या लगाती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, हम आप पे फिर टैक्स लगा देते हैं उतना ही, है ना। तो वो चीज किसमें आती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में। ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, टैरिफ बैरियर्स के। इजी। और नॉन टैरिफ बैरियर्स की क्या एग्जांपल है, वही कोटा आ गया कि आप मैक्सिमम इतने ही यूनिट्स बना सकते हो, स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिए, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डाल दी, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स डाल दी, कुछ पैकेजिंग रिक्वायरमेंट हो गया, कंज्यूमर फॉर्मेलिटीज होगी, या फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन हमने जानबूझ के कुछ लगा दिए। तो ये क्या है, सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स। इजी। 2 तरह के बैरियर्स है, टैक्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये हो गए, इसको करो। हम अभी करते हैं इसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डंपिंग वाला, क्योंकि छोटी सी क्लास है, 2 टॉपिक हो जाएगी, ठीक है।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डंपिंग एंड इट्स टाइप। आज हम जो करने वाले हैं, देखो वैसे तो मैंने एक ही टॉपिक करवाने की सोची थी बैरियर्स, बट बहुत छोटा सा टॉपिक है तो ये भी साथ में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम साथ ही कर लेते हैं डंपिंग एंड इट्स टाइप। वैसे तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि डंपिंग क्या होती है। देखो एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपीज के हिसाब से सेल करे, 10 रुपए के हिसाब से, और वही कंपनी अगर यूएसए में जाके अपनी चीज को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो 8 रुपए के हिसाब से बेच रही है, तो इसका इंटेंशन अगर बैड है, ठीक है, तो वो चीज किस में आती है, डंपिंग में। समझ रहे हो? तो डंपिंग क्या है? इट मींस व्हेन अ कंपनी और अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन इट्स डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डंपिंग, कि हम कम दाम में क्या कर रहे हैं, बाहर जाके सेल कर रहे हैं। इजी, जो इंपॉर्टेंट है वो इसके 4 ही टाइप्स हैं, छोटा सा टॉपिक है, ये भी कवर हो जाएगा। तो स्पैरेडिक डंपिंग, इसके इंटेंशन गलत नहीं होते, ये समझना। स्पैरेडिक डंपिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी से ना सामान ज्यादा बन गया था और वो अपनी कंट्री में सेल नहीं हुआ, तो उसने ऐसी कंट्री में जाके सेल कर दिया जहां पे उसकी या तो स्कैर्सिटी थी या कम थे। समझ रहे हो? तो वहां इसका जो इंटेंशन है वो बैड नहीं है, मोनोपोली नहीं चाहती, ये कंपटीशन को आउट नहीं करना चाहती। समझ रहे हो? तो वो क्या होती है, स्पैरेडिक डंपिंग। डंप या रिमूव एक्सेस, कि सामान ज्यादा बन गया उसको बस वो सेल आउट करना है, ठीक है। सो अवॉइड प्राइस वार्स, एक्सेस अनसोल्ड प्रोडक्ट्स टू वेयर प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड, और स्कैर्सिटी है जहां पे, वहां पे जाके अपनी चीज को क्या करेगी, सेल करेगी। नो बैड इंटेंशन, ये नहीं कि इसने अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है या जाके वहां के कॉम्पिटिटर्स को आउट करना है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और ये ओकेशनली होता है। इजी। तो स्पैरेडिक डंपिंग का अगर बेसिक मीनिंग आ जाए तो एक्सेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, बिना बैड इंटेंशन के ये फॉरेन में जाके सेल करती है कम रेट पे। इजी। और जो बैड इंटेंशन वाली है वो क्या, प्रीडेटरी डंपिंग। वैसे तो यहाँ पे ना मार्केटिंग में आप पढ़ोगे, जब आप शायद नेट वगैरह का एग्जाम आपने दिया होगा या आप दोगे जब, तो प्रीडेटरी ना मार्केटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि चाहे यहाँ पे प्राइसिंग आ जाए, कॉम्पिटिटर वेपन आ जाए, तो प्रीडेटरी नेगेटिव टर्म होती है कि हम अपने प्राइस को इतना कम कर देते हैं, चाहे हमारी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, लेकिन हमें कॉम्पिटिटर आउट करना है, बस जो मर्जी हो जाए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है। सो प्रीडेटरी डंपिंग क्या होता है, परमानेंट नेचर की होती है, अगेन एंड अगेन हम कर रहे हैं, सेल एट लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट, और बैड इंटेंशन होता है क्या, टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, एलिमिनेट कंपटीशन एंड क्रिएट मोनोपोली। इजी। तो प्रीडेटरी डंपिंग क्या है, परमानेंट है, सेल एट लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट का मीनिंग होगा, और इसका बैड इंटेंशन होता है भाई, ठीक है, और टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड एलिमिनेट कंपटीशन एंड क्रिएट मोनोपोली। इजी। ये 2 थे, 2 और रह गए, वो भी करते हैं, इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। और ये है लास्ट के 2, जो थर्ड है परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली। देखो इसका ना तो बैड इंटेंशन है ना गुड इंटेंशन है, मतलब कि ना तो ये एक्सेस रिमूव करने के लिए है ना, और ना ये बिल्कुल प्रीडेटरी की तरह की कंपटीशन आउट करने के लिए। इस ओके सी सिचुएशन है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कि हम कम रेट में दे तो रहे हैं सामान, तो इससे कॉम्पिटिटर पे इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन हमारा पूरा ओवरऑल वही चीज नहीं है कि हमें कॉम्पिटिशन आउट करना है ना, तो वो चीज आ जाती है। सो परसिस्टेंट इससे आ रहा है कंटिन्यूसली, व्हेन अ कंट्री कंसिस्टेंटली सेल्स प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, कांस्टेंट डिमांड है फॉरेन मार्केट में, और हम भी कंटिन्यूसली हम डंपिंग कर रहे हैं, तो इसका मेन जो वर्ड याद रखना है वो है कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली से कोई क्वेश्चन आता है तो परसिस्टेंट डंपिंग को आपको टिक करके आना है, ठीक है। और एक होते हैं रिवर्स। रिवर्स क्या होता है, जब एक कंपनी इंडिया में तो सामान 10 रुपए का बेच रही है, लेकिन यूएस में जाके वो 15 का बेच रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे उस चीज की डिमांड ज्यादा है, लेस इलास्टिक डिमांड है, कि प्राइसेस ज्यादा होने पर भी लोग उस चीज को खरीद रहे हैं, डिमांड पे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे कंपनी इस चीज का फायदा उठाते हैं, हाई प्राइसेस पे फॉरेन में मार्केट में चीज को सेल करते हैं, जिसको कहते हैं रिवर्स डंपिंग। सो व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट इज लेस इलास्टिक, मतलब चेंज इन प्राइसेस डू नॉट इंपैक्ट डिमांड, तो हम उससे यहाँ पे हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रिवर्स डंपिंग। इजी हो गया ये टॉपिक। तो हमने क्या किया, डंपिंग का मीनिंग जो कि इंपॉर्टेंट था, और 4 टाइप्स, ठीक है। एक तो हमने प्रीडेटरी कर लिया, परसिस्टेंट कर लिया, रिवर्स कर लिया, और स्पैरेडिक, ठीक है, जो नॉर्मल सी डंपिंग थी। इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2 छोटे-छोटे टॉपिक आपके आज की क्लास में डन हो गए, जिसमें हमने टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स और डंपिंग कंप्लीट कर लिया। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.